आदाब, नमस्कार। एक बार फिर आपके सामने हाजिर हूँ। उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे, सेहतमंद होंगे और बस इसी तरह का प्यार बना रहे, यही दुआ है मेरी। आज की कहानी, हिंदुस्तान में जब भी डाकू का जिक्र होता है तो फूलन देवी के बिना डाकू की कहानी अधूरी है और फूलन देवी के बिना चंबल भी शायद अधूरा है। 1963 में 1963 में उत्तर प्रदेश में एक जालौन ज़िला है, उसी ज़िले के गोरहा का पूर्वा एक छोटा सा गांव है, बहुत ही गुमनाम गांव। ये गांव बाद में बहुत मशहूर हुआ फूलन देवी की वजह से। तो गोरहा का पूर्वा एक गांव है, जालौन डिस्ट्रिक्ट। वहाँ पे 1963 में फूलन देवी का जन्म होता है। गरीब नहीं बल्कि बेहद गरीब और पिछड़े वो पूरी जो वहाँ पे गांव के लोग थे वो सारे थे, और एक मल्लाह परिवार में जिनका काम नाव चलाना होता है। तो ये बुंदेलखंड का हिस्सा था और मल्लाह परिवार में फूलन देवी का जन्म होता है। और वो बेहद परिवार गरीब, देवी दीन मल्लाह फूलन देवी के पिता मुश्किल से एक मतलब ज़मीन का एक छोटा सा उनके पास टुकड़ा था और बाकी नाव वाव चलाकर परिवार का पेट भरते थे। परिवार में कुल 6 लोग थे, देवी दीन मल्लाह, उनकी पत्नी और 4 बच्चे। फूलन देवी उनमें सबसे छोटी थी। सबसे बड़ी फूलन देवी की एक बहन थी, उसके बाद 2 फूलन देवी के भाई थे और लास्ट में चौथे नंबर पे फूलन देवी थी। तो बेहद गरीबी में इन लोगों की परवरिश हो रही थी और एक ज़मीन का टुकड़ा था जिससे थोड़ा बहुत आमदनी होती थी। लेकिन उस ज़मीन के कुछ हिस्से पे भी फूलन देवी के चाचा ने कब्जा कर लिया और उनके चाचा के कुछ बेटे भी थे जो बड़े थे। फूलन देवी जब सिर्फ 10 साल की थी तब वो वहाँ की परवरिश ऐसी थी कि बाकी लड़कियों की तरह फूलन देवी शर्मीली या फिर डरपोक दब्बू टाइप की नहीं थी। कहते हैं कि वो बचपन से ही फ़ौरन पलट के जवाब देना, और वो जो वहाँ का ट्रेडिशनल वो सारी गाली थी, वो चाहे मर्दों को हो लड़कों को हो, वो गालियाँ देती थी। और जब 10 साल की थी तब एक दिन घर में कुछ झगड़ा हुआ और पता चला, माँ बाप रो रहे थे कि चाचा ने ज़मीन हड़प लिया, अब ज़िंदगी कैसे कटेगी, और चाचा के लड़के भी तंग कर रहे हैं। तो फूलन देवी अपने चाचा और अपने जो चाचा के बच्चे थे उनसे जाके लड़ गई और अपनी बहन के साथ जाकर उसने वहाँ पुलिस स्टेशन पे धरने पे बैठ गई थी, सिर्फ 10 साल की उम्र में। और वहाँ पे फिर लड़ाई झगड़ा भी हुआ। फूलन के चाचा के बेटे ने फूलन देवी को ईंट मारा सर पे, उससे चोट लगी, इसने भी पलट के जवाब में ईंट मारी। तो बचपन से ही वो थोड़ी दूसरे नेचर की थी। इसके बाद फिर फूलन की लड़ाई झगड़े के किस्से घर में आने लगे, वो लड़कों से लड़ जाती तो घर वाले भी परेशान थे। अच्छा, घर के फैमिली के लोगों से भी उसकी नहीं बन रही थी। इस बीच में फूलन देवी के जो भाई थे उनकी मौत हो गई, छोटे छोटे। सिर्फ घर में बची थी ये 2 बहनें, एक बड़ी बहन और एक फूलन देवी। तो अब ये था कि चाचा भी कि अब ये बाकी के जो ज़मीन का टुकड़ा है उस पर नज़र थी, कब्जा कर लेंगे। फूलन देवी को इस बात का एहसास था तो वो हमेशा लड़ती थी और इसके लिए वो अपने बाप से लड़ती थी। तो फिर बाप और बेटी में भी झगड़ा होना शुरू हो गया और इसी झगड़े और गुस्से की वजह से जब फूलन देवी सिर्फ 11 या 12 साल की थी, फूलन देवी के पिता ने फूलन देवी की शादी कर दी 11-12 साल की उम्र में ही। और शादी भी किससे की, जो फूलन देवी से उम्र में 3 गुना बड़ा। मतलब जब फूलन देवी 11-12 साल की थी तब वो 35-40 साल का। पुत्तीलाल नाम था, वो भी मल्लाह बिरादरी का था, दूसरे गांव का था। फूलन देवी के साथ उसकी शादी कर दी बाप ने गुस्से में, और यहीं से फिर फूलन देवी की ज़िंदगी थोड़ी सी बदल जाती है। चूँकि बच्ची थी 10-11-12 साल की, तो शादी के नाम पे एक कस्टम बिहार और यूपी की तरफ होता है कि कई जो बाल विवाह पहले हुआ करता था तो उसमें शादी तो कर देते थे, लेकिन विदाई जब वो लड़की बालिग हो जाती थी तब करते थे, जिसको गौना कहते हैं। लेकिन फूलन देवी की शादी तो हुई, गौना वैसे नहीं हुआ था। लेकिन उसी वक्त पुत्तीलाल ने फूलन देवी के साथ ज़बरदस्ती की, यौन शोषण किया, उसका रेप किया। रेप टर्म इसलिए यूज़ कर रहे हैं कि जब तक पत्नी की मर्ज़ी से भी आप नहीं कुछ होता है तो वो रेप की कैटेगरी में आता है आईपीसी में। और वो तो बच्ची थी तो उसी वक्त, और वो बड़ा अपने फिर पति से डरने लगी थी और वो उसके दिमाग में एक बैठ गया था।
पुत्तीलाल को लेके, उसके हस्बैंड को लेकर। तो बीच बीच में बिना गौने के भी इसके घर वाले गुस्से में उसको पुत्तीलाल के घर भेज देते थे, मतलब फूलन देवी के ससुराल ये वहाँ जाती थी और फिर वो इन चीज़ों से तंग आकर फिर वो घर भाग आती थी। तो 1 2 3 4 बार ये ससुराल से अपने घर लौट आई। इधर बाप भी देवी दीन फूलन देवी से परेशान, उसके बार बार आने से, और दोनों में झगड़ा भी होता था। तो वो भी फूलन देवी से फिर कहते हैं कि पीछा छुड़ाना चाहता था, फूलन देवी का अपना बाप। तो एक बार ऐसी जब ये भाग कर आई तो फूलन देवी के पिता ने वहाँ के लोकल पुलिस स्टेशन में रिपोर्ट लिखा दी कि ये मारपीट करती है और इसने एक सोने की अंगूठी चुरा ली है। चूँकि पुलिस भी लोकल जानती थी पूरे परिवार को, सबको। अब बाप ने चोरी का इल्ज़ाम लगाया तो पुलिस फूलन देवी को पकड़ के ले जाती है, 3 दिन तक हवालात में रखती है। और कहते हैं कि उन 3 दिनों तक हवालात में रखने के दौरान कुछ पुलिस वाले भी फूलन देवी के साथ ज़बरदस्ती करते हैं, उसका यौन शोषण करते हैं। तब भी वो छोटी थी। तो इधर पति के साथ उसका एक्सपीरियंस, पिता के साथ झगड़ा, और उसके बाद बाप का ही एक चोरी का इल्ज़ाम लगाकर बेटी को पुलिस के हवाले करना, और फिर पुलिस लॉकअप में फूलन के साथ गलत व्यवहार। इन सारी चीज़ों ने फूलन देवी के धीरे धीरे, जैसे वो बड़ी हो रही थी, बागी बना दिया। इसी दौरान में जब वो जेल से वापस आई तो फिर घर आई, तो इस बार उसके पिता ने उसको फिर वापस ससुराल भेज दिया, इसके ना चाहते हुए भी फूलन देवी के। वो ससुराल गई, तब तक अब पुत्तीलाल ने दूसरी शादी कर ली थी। वो वहाँ कुछ दिन रहती है, फिर उसके साथ मारपीट होती है, और इस बार ससुराल वाले जो भी उसको सामान शादी में दिया गया था, उस सामान समेत इसको वापस इसके गांव भेज देते हैं फूलन देवी को। अब फूलन देवी गांव आ जाती है, अपने पिता से झगड़ा है, और उसके बाद पति से भी अब एक तरह से लगभग अलग हो गई, क्योंकि उसने दूसरी शादी कर ली थी। तो वापसी के बाद अब फूलन देवी के गांव में कुछ अनजाने लोगों से जान पहचान शुरू होती है। ये वो लोग थे मल्लाह जाति के, जो चंबल में अलग अलग डाकुओं के गैंग में कुछ काम करते थे। और कहते हैं कि मल्लाह जातियों के बीच में तब तक फूलन देवी के बारे में बहुत सारे लोगों को पता चल गया था कि ये किसी से भी मुंहफट है, जवाब दे देती है, गाली दे देती है, सर पे पत्थर मार देती है, यहाँ तक कि पुलिस लॉकअप में भी रही। तो ये सारी चीज़ें थी। उसी दौरान 1989 में 1979 में अचानक एक दिन गांव से फूलन चंबल के बीहड़ में पहुंच जाती है। अब चंबल के बीहड़ में जाने की 2 कहानियां हैं। एक कहते हैं कि जो मल्लाह गैंग चंबल में डाकुओं का एक था, उसमें बहुत सारे लोग उस गांव के भी थे, उनको फूलन के बारे में पता था, और वो फूलन को मालूम था कि ये एक तरह से बागी, इसकी सोच है, लड़ाई झगड़ा करती है, और ये हमारे पेशे में बड़ा काम आएगी, तो वो उसको ले गए थे। दूसरी कहानी ये है कि चंबल के डाकुओं के गैंग ने फूलन देवी को किडनैप करके चंबल ले गए। ये 2 कहानी। इस पे जब फूलन देवी का इंटरव्यू हुआ था, उनसे पूछा गया था कि चंबल जाने के पीछे की कहानी क्या है, तब फूलन देवी ने खुद इस सवाल का सही जवाब, मतलब क्लियर जवाब नहीं दिया था। उन्होंने कहा था शायद किस्मत को मंजूर था और किस्मत में लिखा था मेरा चंबल जाना, मैं इसलिए चंबल गई। तो मतलब किडनैप करके ले गए या अपनी मर्जी से गई, ये आज तक क्लियर नहीं है। खैर 1979 में चंबल पहुंचती हैं फूलन। चंबल जाने के बाद जिस गैंग के साथ जो थी, उस गैंग का लीडर था बाबू गुजर। चंबल में उस वक्त बाबू गुजर एक गैंग का लीडर, और उस गैंग के अंदर फूलन देवी को लेकर गया था। उस गैंग का जो नंबर 2 था बाबू गुजर के बाद, वो था विक्रम मल्लाह, एक और डाकू। विक्रम मल्लाह जो है वो मल्लाह जाति का था, जो फूलन देवी जिस जाति से आती थी। और फूलन देवी को लेके विक्रम मल्लाह का बड़ा सॉफ्ट कॉर्नर था, एक तो जाति, दूसरा फूलन की कहानी मालूम थी। इधर जब वो चंबल पहुंचती है फूलन, तो बाबू गुजर के गैंग में तो थी, लेकिन बाबू गुजर की नज़र फूलन के ऊपर बुरी नीयत थी। और कहते हैं कि एक रात बाबू गुजर ने फूलन देवी के साथ ज़बरदस्ती करने की कोशिश की। फूलन ने शोर मचाया, विक्रम मल्लाह जो गैंग का नंबर 2 था वो वहाँ आया, और इसके बाद बाबू गुजर और विक्रम मल्लाह में झगड़ा होता है, और इसके बाद विक्रम मल्लाह बाबू गुजर को गोली मार देता है। तो गैंग के लीडर को ही नंबर 2 जो है गोली मार देता है, एक महिला के लिए।
और उसको लेकर बड़ी गैंग में सुगबुगाहट थी कि विक्रम मल्ला फूलन देवी को लेकर सॉफ्ट कॉर्नर था, इसलिए उसने सरगना को अपने मार दिया, गैंग के लीडर को मार दिया। जबकि विक्रम मल्लाह भी खुद शादीशुदा था। लेकिन खैर, गोली मारने के बाद बाबू गुजर की मौत हो जाती है। अब विक्रम मल्लाह जो है खुद उस गैंग का लीडर बन जाता है। और इसके बाद फूलन देवी और विक्रम मल्लाह के प्यार के चर्चे पूरे गैंग में थे और हर एक को पता था कि ये दोनों का रिश्ता है। विक्रम मल्लाह ही वो शख्स था जो फिर फूलन देवी को राइफल चलाने की ट्रेनिंग देता है और उसको डाकूगिरी सिखाता है पूरा। अब विक्रम मल्लाह का पूरे गैंग पे कब्जा हो गया था, बाबू गुजर मर गया और फूलन देवी उसके साथ उस गैंग में। इसके बाद ये लोग छोटी मोटी तब गैंग के लोग जो है वो किडनैपिंग करते थे, हाईवे पे जाकर रॉबरी करते थे। कोई कार अकेले वहाँ से गुजर रही है, उस कार को रोक के उसको लूटते थे। यही सब काम था जिससे इनकी ज़िंदगी चलती थी। तो थोड़े दिनों के बाद जब इस गैंग में फूलन सेटल हो गई विक्रम मल्लाह के साथ, उसके बाद विक्रम मल्लाह को फूलन देवी एक दिन कहकर अपने साथ अपने पति पुत्तीलाल के गांव ले जाती है पूरे डाकुओं के साथ। और कहते हैं कि उस गांव में जाकर पुत्तीलाल को उसके घर से वो घसीट के बाहर लाती है, उसकी बीवी को बाहर लाती है और उसको बहुत चौराहे पे ले जाकर बुरी तरह से पीटती है, मारती है और लगभग उसको अधमरा करने के बाद वो छोड़ देती है। और साथ में एक वहाँ पे चेतावनी देकर आती है कि आज के बाद अगर इस गांव में किसी भी शख्स ने किसी बच्ची या कम उम्र की लड़की से शादी की तो उसे फूलन देवी गोली मार देगी, चूँकि उसके साथ ये हो चुका था। तो बाकायदा ये नोट छोड़कर वहाँ आती है कि अब कोई भी यहाँ का बूढ़ा अधेड़ अगर छोटी बच्चियों से शादी करता है तो वो अपनी जान से जाएगा। इसके बाद फिर फूलन लौटती है और इन दोनों का अपना गैंग में लूटपाट की सब छोटी मोटी चलता रहता सब कुछ। लेकिन अभी तक फूलन देवी कहीं से भी सुर्खियों में नहीं आई थी, बस उसका ये सारा काम चल रहा था। इसी बीच जो बाबू गुज्जर का गैंग था जिसमें विक्रम मल्लाह नंबर 2 था, उस गैंग के 2 लोग, एक श्रीराम और एक लाला राम, ये दोनों किसी वारदात के दौरान में पुलिस के हाथ लग जाते हैं और पकड़े जाते हैं और जेल चले जाते हैं। और ये बाबू गुजर के गैंग के मेंबर थे, बड़े ख़ास मेंबर थे। ये जेल से छूट जाते हैं। जेल से छूटने के बाद दोनों वापस चंबल पहुंचते हैं। चंबल पहुंचते हैं तो इन्हें पूरी जानकारी तब तक मिल चुकी थी कि बाबू गुज्जर की मौत हो गई और बाबू गुज्जर को विक्रम मल्लाह ने मारा है। और विक्रम मल्लाह ने इसलिए मारा है क्योंकि उसकी वजह फूलन देवी थी। तो ये श्री राम और लाला राम, ये दोनों की फूलन देवी से बड़ी ज़बरदस्त खुंदक थी और साथ में विक्रम मल्लाह से भी। अच्छा, उस गैंग में तमाम जातियों के लिए लोग थे तब। श्री राम और लाला राम ये ऊंची जाति से आते थे और राजपूत जाति से, और उसमें मल्लाह भी थे। लेकिन इस मौत के बाद बाबू गुजर के इस गैंग में फिर फूट पड़ता जब ये दोनों वापस आते हैं। और विक्रम मल्लाह के बारे में उनकी राय यही थी कि फूलन देवी की वजह से उसने सरदार को मारा है। तो अब इस गैंग में फूट पड़नी शुरू होती है और उसके बाद फूट की हद ये होती है कि श्री राम और लाला राम चाहते थे कि इस गैंग में सिर्फ जो वर्चस्व हो वो राजपूतों का हो। विक्रम मल्लाह चाहता था कि नहीं, इसमें सारे मल्लाह हों। तो राजपूत और मल्लाह ये 2 चीज़ों को लेके इस गैंग में फूट पड़ गई। लड़ाई इस हद तक गई कि धीरे धीरे, चूँकि उसमें राजपूतों का वर्चस्व था इस गैंग में, तो श्री राम और लाला राम के साथ ज़्यादा लोग हो लिए। और फिर इन लोगों ने एक दिन विक्रम मल्लाह को, मतलब गैंग के ज़्यादातर लोग एक तरफ हो गए और विक्रम मल्लाह और फूलन देवी और उनके साथ कुछ ही लोग बचे। तो आपस में लड़ाई हो गई जिसमें विक्रम मल्लाह मारा गया। श्री राम और लाला राम ने, इन लोगों ने विक्रम मल्लाह को गोली मार दी। और उसके बाद फूलन देवी को ये लोग उठाकर अपने गांव ले गए। इस गैंग के लोग, श्री राम और लाला राम, इनका गांव जो था वो यूपी में एक जगह है बेहमई। इसके बाद ये फेमस हुआ था, इनसे जो भी कहानी सुनाऊंगा उस इंसिडेंट के बाद। तो राजपूत और मल्लाह के चक्कर में गैंग में बंटवारा हुआ, झगड़ा हुआ। उसके बाद विक्रम मल्लाह जो फूलन देवी का प्रेमी था, उसको गोली मार दी, वो मारा गया। और फूलन देवी को अब उठाकर श्री राम और लाला राम बेहमई अपने गांव ले जाते हैं, जो इन दोनों का गांव था। और उनका मानना था कि जो बाबू गुजर की मौत की वजह ही फूलन देवी है। कहते हैं कि बेहमई ले जाने के बाद
3 हफ्ते तक फूलन देवी को उस गांव में एक कमरे में बंद रखा गया और वहां बारी बारी से 3 हफ्ते तक अनगिनत लोगों ने फूलन देवी के साथ बलात्कार किया और यह सिलसिला 3 हफ्ते तक चला। 3 हफ्ते तक, बल्कि ये कहते हैं कि 2-3 दर्जन से ज़्यादा लोगों ने बलात्कार किया था। उसके बाद 3 हफ्ते बाद उस गांव में ही रहने वाला बेहमई में एक मल्लाह जाति का एक शख्स और जो विक्रम मल्लाह गैंग के 2 और मेंबर थे, उनको किसी तरह पता चलता है कि फूलन देवी यहाँ इस कमरे में है। और 3 हफ्ता गुजर गया, फूलन देवी की हालत बहुत ख़राब हो गई थी, इतने दिनों से लगातार वो बलात्कार का शिकार थी। तो उन लोगों ने भी फूलन को कमरे में थोड़ा सा रखे और लापरवाह हो गए थे, ये श्रीराम और लाला राम के लोग। तो एक गांव का लोकल और 2 मल्लाह, विक्रम मल्लाह गैंग के लोग, इनको खबर मिलती ही ये बेहमई पहुंचते हैं और किसी तरह 3 हफ्ते बाद फूलन देवी को उनके चंगुल से उस कमरे से आज़ाद करा के वापस बीहड़ ले आते हैं। जो 2 लोग और विक्रम मल्लाह के गैंग से जो थे, जो लेकर आए थे, वो फिर जब यहाँ पहुँचते हैं बीहड़ में, तो अब यहाँ पे उन 2 लोगों में से एक था मान सिंह मल्लाह, जो विक्रम मल्लाह के गैंग में भी शामिल था। मान सिंह मल्लाह उन 3 लोगों में था एक, जिसने फूलन देवी को वहाँ से बचाया बेहमई से और लेकर आता है। अब यहाँ बीहड़ लौटने के बाद धीरे धीरे ये लोग जितने मल्लाह जाति के थे उनको मिलाकर एक गैंग बनाना शुरू कर देते हैं और उस गैंग की लीडर बनती है खुद फूलन देवी। और इस दौरान जो मान सिंह मल्लाह था जिसने बचाया था, अब फूलन देवी को और मान सिंह मल्लाह एक दूसरे से प्यार करने लगते हैं, एक दूसरे से प्यार हो जाता है। तो विक्रम मल्लाह के बाद अब मान सिंह मल्लाह जो है वो फूलन देवी के करीब था, उसके साथ प्यार था और ये लोग एक पूरा मल्लाह गैंग बना लेते हैं। मल्लाह गैंग बनाने के बाद कहते हैं फूलन देवी पे इल्ज़ाम ये है कि उसके बाद जब भी वो लूटपाट करती, उस गैंग के लोग करते, तो वो सिर्फ ऊंची जाति के लोगों को अपना निशाना बनाते हैं और मल्लाह जातियों के बीच में ये रॉबिन हुड की एक इमेज बनाना शुरू कर दी। मतलब लूटते, मल्लाहों को पैसे देते, उनके घर का ख्याल रखते, शादी ब्याह का खर्चा देते। तो धीरे धीरे उसने मल्लाहों की जो जाति थी उनमें अपना भरोसा जीतना शुरू किया। और चंबल में रहने वाले, बीहड़ में रहने वालों के लिए बहुत ज़रूरी होता है कि गांव और ख़ासतौर पे आपके ऐसे लोग हों मददगार, जो आपको अनाज, खाना पीना चंबल तक पहुंचा सकें, पुलिस तक मुखबिरी ना हो बल्कि पुलिस की मुखबिरी भी कर सकें। तो इसके लिए फूलन देवी ने मल्लाहों को अपने साथ मिला लिया और ऊंची जाति पे ही हमला करना शुरू कर दिया। छोटे मोटे ये सारे हमले चलते रहे। 7 महीने के बाद, उस 3 हफ्ते के गैंग रेप के ठीक 7 महीने के बाद 14 फरवरी 1981, 14 फैब 1981, 1981 को फूलन देवी अपने इस पूरे गैंग के साथ बेहमई पहुंचती है। उसी बेहमई में जहां 3 हफ्ते तक फूलन देवी के साथ बलात्कार हुआ था, गैंग रेप हुआ था, उस इंसिडेंट के ठीक 7 महीने बाद असल में फूलन देवी को खबर मिलती है कि बेहमई में गांव में एक राजपूत परिवार में शादी है। तो शादी के दौरान ये फूलन देवी अपने गैंग के साथ पहुंचती है और गैंग के जितने लोग थे सब ने पुलिस की वर्दी पहन रखी थी ताकि किसी को शक ना हो। और उसके बाद ये पुलिस की वर्दी में बेहमई पहुंचते हैं। बेहमई जाने के बाद उस शादी में तमाम लोगों को घेरा जाता है। फिर उन लोगों को एक एक कर ढूंढा जाता है जो श्रीराम और लाला राम गैंग में शामिल थे और ये पता था कि ये सब इस शादी में आएंगे और जिन्होंने फूलन देवी के साथ रेप किया था उनमें से भी उन लोगों को भी। लेकिन इत्तेफाक से उस दिन उस शादी में उस गांव में या तो उन्हें भनक थी कि कोई ऐसा हमला हो सकता है। सिर्फ 2 ऐसे लोग थे जो श्रीराम और लाला राम गैंग से जुड़े हुए वहाँ मौजूद थे उस वक्त। उन दोनों को बुरी तरह पीटने के बाद फूलन देवी बाकी का पता पूछती कहाँ है, लेकिन बाकी सब गाँव से भाग चुके थे। पकड़ में सिर्फ ये 2 आते हैं। फूलन देवी इतना गुस्से में थी बदले के कि उसके बाद कहती है कि जो आसपास के गांव से शादी में शरीक होने के लिए आए थे उन सब अपने गैंग से कहती है कि जितने भी यहाँ पे मर्द हैं उन सारे राजपूतों को एक साथ एक लाइन में खड़ा करो। 22 मर्द हाथ आते हैं उस शादी के समारोह में। उन 22 के 22 मर्दों को जो राजपूत थे एक साथ एक लाइन से कतार में खड़ा किया जाता है। इसके बाद खुद फूलन देवी कहते हैं पहल करती हैं और उसके बाद उसके गैंग के लोग 22 के 22 लोगों को राइफल की गोलियों से भून देती हैं और वो 22 के 22 लोग मारे जाते हैं।
मारने के बाद ये पूरा गैंग वहाँ से निकल जाता है। अगले दिन ये खबर पूरे देश में जंगल की आग की तरह फैलती है। बेहमई में 22 लोगों को गोली मारकर उनकी मौत, और तब पहली बार इस देश में फूलन देवी का नाम घर घर पहुंच जाता है, क्योंकि इस कत्लेआम के साथ ही ये पता चलता है कि ये कत्ल फूलन देवी ने किया था। इस 22 लोगों के मारने के पीछे की एक कहानी ये भी है कि ये बदला तो था ही था जो 3 हफ्ते फूलन देवी के साथ हुआ था। विक्रम मल्लाह ने फूलन देवी को एक बार कहा था, इस बात का जिक्र आया कई बार, कि जब ये बदला लेना था तो उसने कहा कि जब तुम बदला लोगी तो किसी एक को मारोगी, 2 क्यों मारोगी? तुम श्री राम को मारोगी, लाला राम को मारोगी, उनके गैंग के 1-2 लोगों को। उससे बोला कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला, तुम एक को भी मारोगी तो फांसी होगी, तुम 20 को भी मारोगी तो फांसी होगी, लेकिन जब तुम 20 को मारोगी तो तुम्हारा नाम होगा, और उस नाम के बाद बहुत सारे काम होंगे। तो कहते हैं कि ये दिमाग में बात घुस गई थी फूलन देवी के विक्रम मल्लाह की, और इसीलिए उसने 22 लोगों को एक साथ खड़ा करके मारा। और ये वो दिन था 14 फरवरी 1981, बेहमई का इंसिडेंट, जिसने पूरे देश में न सिर्फ फूलन देवी का नाम घर घर पहुंचाया, बल्कि उसी के बाद मीडिया के जरिए फूलन देवी का दूसरा नाम पड़ा बैंडिट क्वीन। ये बेहमई इंसिडेंट के बाद की बात है। अब जब ये कांड हुआ, 22 लोग एक साथ मारे गए, तो हंगामे के साथ पॉलिटिक्स भी गर्मा गया, और चूंकि अब मामला सीधे ऊंची और नीची सारी जातियों की आ गई है हमारे यहाँ, आपको पता ही है राजनीति में ये सारी चीज़ें। गुस्से में धरना प्रदर्शन शुरू हुआ कातिलों को गिरफ्तार करने के लिए। तब यूपी में मुख्यमंत्री सीएम थे वीपी सिंह, और दिल्ली में प्राइम मिनिस्टर थी इंदिरा गांधी। तो इस कत्लेआम का इतना प्रेशर पड़ा कि वीपी सिंह ने अब मुख्यमंत्री के पद से इस्तीफा दे दिया, उनको इस्तीफा देना पड़ा, और इस्तीफा देकर वो हट गए। लेकिन फूलन देवी की गिरफ्तारी नहीं हो पा रही थी उसके बावजूद। हालांकि पुलिस की पूरी टीम लग गई, जगह जगह छापे पड़ने लगे, दबिश डालने लगी, कई फूलन देवी के गैंग के लोग पकड़े भी गए, मारे भी गए एनकाउंटर में, लेकिन असली जो कल्प्रिट फूलन देवी थे वो हाथ नहीं आ रही थी, और तलाश लगातार जारी, मुहिम जारी। इस पूरे कवायद में 2 साल गुजर गए, लेकिन फूलन देवी हाथ नहीं आई। इस बीच में फिर फूलन देवी के नाम तब तक और बढ़ते गए, उसने और भी बहुत सारे लोगों को अपना निशाना बनाया। इसी बीच एक भिंड के एसपी थे तब, राजेंद्र चतुर्वेदी। भिंड और जो चंबल का बीहड़ है वो बड़ा, वो मतलब एक ही इलाका आप मान लीजिए कि चंबल के बीहड़ के बहुत सारी चीज़ें वहीं से शुरुआत होती हैं। तो भिंड के एसपी राजेंद्र चतुर्वेदी जब बेहमई कांड के बाद से ही और उससे पहले भी फूलन देवी को सरेंडर कराने के लिए लगातार जो सोर्सेस थे उसके जरिए बातचीत कर रहे थे। बेहमई कांड के बाद भी वो लगातार बात कर रहे थे, जो मुखबिर से, जो बीच का बिचौलिया था उसके जरिए, और कहते हैं बड़े मैसेज दोनों तरफ से आदान प्रदान हो रहे थे, लेकिन काम नहीं बन रहा था। इस बीच में फिर इंदिरा गांधी जो प्राइम मिनिस्टर थी उस वक्त, उन्होंने एक पहल की, और उन्होंने कहा कि ये 2 साल हो गए फूलन देवी हाथ नहीं आ रही है, तो उन्होंने कहा कुछ बातचीत का रास्ता निकाला जाए। और जब उन्हें पता चला कि ये सरेंडर और ये सारी चीज़ें मुमकिन है, तब उन्होंने हरी झंडी दी और उन्होंने कहा कि बातचीत की कोशिश होनी चाहिए और फूलन देवी को सरेंडर अगर तैयार है तो करवाना चाहिए। तो कहते हैं कि इंदिरा गांधी की इस पहल के बाद जो भिंड के एसपी राजेंद्र चतुर्वेदी थे, फिर उन्होंने और जोर लगाया, और उनकी इस पूरी कोशिश के करीब 2 साल के बाद का नतीजा है बेहमई इंसिडेंट के, कि फरवरी 1982 में फूलन देवी सरेंडर करने की शर्त पे बातचीत करने के लिए तैयार हो गई। और इसके पीछे की एक वजह यह भी बताई जाती है कि इन 2 सालों में चूंकि बेहमई इंसिडेंट के बाद पुलिस बहुत ज़्यादा एक्टिव हो गई थी, तो लगातार दबिश डाल रही थी, और उसमें फूलन के गैंग के बहुत सारे लोग मारे गए थे, गैंग कमज़ोर हो गया। उधर फूलन भी जो है वो खुद बीमार रहने लगी थी, और उसकी तबीयत लगातार ख़राब हो रही थी, सेहत गिर रहा था, और जंगल और बीहड़ में रहना मुश्किल था, उसको इलाज की ज़रूरत थी। तो कहते हैं ये सारे हालात ऐसे बन गए कि फूलन देवी ने आखिरकार 2 साल बाद सरेंडर करने के लिए बातचीत को तैयार हो गई। तो जब बातचीत सरेंडर की तैयार हुई तो उसमें फूलन देवी ने 6 शर्तें रखी सरेंडर करने के लिए। जो पहली शर्त थी वो ये थी कि वो यूपी में सरेंडर नहीं करेंगे, यूपी पुलिस पर सरेंडर नहीं करेंगे, इसलिए कि यूपी पुलिस पर भरोसा नहीं है, यूपी पुलिस को लेकर उनकी सोच एकदम अलग है। दूसरी शर्त ये थी
कि वो एमपी में सरेंडर करेंगी, और वो भी मुख्यमंत्री तब वहाँ अर्जुन सिंह थे, उनके सामने करेंगी। तीसरी शर्त थी कि जब वो सरेंडर करेंगी तो वो पुलिस के सामने हथियार नहीं डालेंगी, बल्कि उस जगह पे जहाँ पे सरेंडर होगा वहाँ पे महात्मा गांधी और दुर्गा माँ की तस्वीर होगी, और उस तस्वीर के आगे वो अपने हथियार रखेंगे। फूलन देवी हर इंसिडेंट के बाद, हर डाकाजनी के बाद, हर क्राइम के बाद माँ दुर्गा के मंदिर जाया करती थी, और वो माँ दुर्गा के शुरू से मानने वाली थी। तो तीसरी शर्त ये थी कि महात्मा गांधी और दुर्गा माँ के तस्वीर के पास ही वो हथियार डालेंगी, ना कि किसी पुलिस या नेता के आगे नहीं डालेंगे। चौथी शर्त थी कि सरेंडर के बाद खुद फूलन देवी या गैंग के उसके किसी मेंबर को फांसी की सज़ा नहीं दी जाएगी, उन्हें फांसी नहीं होगी। पांचवी सज़ा थी जो गैंग, जो शर्त थी कि जो गैंग के बाकी सब मेंबर हैं फूलन को छोड़कर, उनमें से किसी को 8 साल से आप ज़्यादा जेल में नहीं रखेंगे, 8 साल तक ही आप रखेंगे। और साथ ही उनको फिर 8 साल के बाद उनको प्लॉट या ज़मीन देंगे ताकि वो शराफत की ज़िंदगी जी सके अपने परिवार के साथ। और आखिरी शर्त ये थी कि जिस दिन फूलन देवी सरेंडर करेगी उस दिन फूलन देवी के परिवार के जितने बचे हुए सदस्य हैं वो सब उस जगह मौजूद होंगे और उसको सरेंडर करते हुए लाइव देखेंगे। ये शर्तें थी सारी। शर्त सरकार तक पहुंची, सरकार मान गई, और इसके बाद इसको लेके पहले चंबल में मीटिंग हुई, भिंड में मीटिंग हुई, और आखिरकार जब सारी शर्तें तय हो गई तो फरवरी 1982 1982 में फूलन देवी ने भिंड में जाकर सरेंडर किया। जगह पहले से तय था। चीफ मिनिस्टर अर्जुन सिंह वहाँ पहुँचे। पुलिस के करीब 300 लोग उस जगह के चारों तरफ थे, और सबसे हैरत की बात यह थी कि 10 से 15 हज़ार लोग, आम आदमी, उस जगह पे, उस ग्राउंड में पहुंच गए थे, और पुलिस के लिए काबू करना बड़ा मुश्किल था। सिर्फ ये सुनकर कि आज फूलन देवी यहाँ सरेंडर करने आ रही है, 10 से 15 हज़ार की आम लोगों की भीड़, 300 पुलिस वाले, एक मुख्यमंत्री, सारे राज्य के टॉप पुलिस ऑफिशियल्स, सबकी मौजूदगी में आखिरकार 1982 फरवरी में फूलन देवी अपने गैंग के तमाम लोगों के साथ भिंड के उस जगह पर पहुँचती हैं, और शर्त के मुताबिक अपना जो हथियार था वो महात्मा गांधी और दुर्गा माँ की तस्वीर के सामने रख के एक एक कर बारी से सारे गैंग के लोग और सरेंडर कर देते हैं। इसके बाद फूलन देवी को जेल ले जाया जाता है, जेल में रखा जाता है। कानूनी दस्तावेज में कुल 48 क्राइम के मामले उनके अगेंस्ट में दर्ज थे, वो दर्ज किया जाता है। लेकिन हैरत की बात यह थी कि जेल में डालने के बाद 1982 में अगले 11 साल तक, ये फिर जुडिशरी का भी यहाँ से भी एक पन्ना खुलता है कि 11 साल तक इस मामले में कोई कार्रवाई, कोई सुनवाई कुछ होती ही नहीं अदालती। 11 साल तक बिना चार्जशीट के, बिना किसी उसके, फूलन देवी जेल में पड़ी हुई हैं। इस दौरान में फूलन देवी की तबीयत चूँकि ख़राब भी थी, तो हॉस्पिटल, जेल जाने के बाद बाकायदा 2 ऑपरेशन होता है। और एक खबर ये भी थी कि इसी एक ऑपरेशन के दौरान फूलन देवी का यूट्रस निकाल लिया जाता है, और उसमें ये कहा गया था, वो इसलिए किया गया ताकि इस देश में कोई दूसरी फूलन देवी को वो पैदा ना कर सके। तो 2 ऑपरेशन हुए। उसके बाद 11 साल तक जेल में बिना किसी सुनवाई के, बिना किसी मुकदमे के। 1994 में चूँकि तबीयत लगातार वो थी और ऑपरेशन भी हो रहा था, 1994 में फूलन देवी को पेरोल पे रिहा कर दिया जाता है, इलाज और इसके नाम पर। 1994 में रिहा होने के बाद फूलन देवी जब बाहर आ जाती हैं, उसी के कुछ दिन के बाद ही मुलायम सिंह यादव, तब उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री थे, वो अचानक एक पूरे देश को सरप्राइज देते हुए फूलन देवी के खिलाफ दर्ज जितने क्रिमिनल मामले थे सबको वापस ले लेते हैं। सरकार को अधिकार है, हक है ये कॉन्स्टिट्यूशन में। तो फूलन देवी के खिलाफ जितने मामले थे, चाहे वो मर्डर के, डकैती के, लूटपाट के, इंक्लूडिंग बहमई, वो सारे मामले वापस ले लेते हैं। तो जब सरकार मामला वापस ले लेती तो अब कुछ बचता नहीं है कानूनी, तो लिहाजा फूलन देवी इस यूपी सरकार के मामला वापस लेते ही अब एक आज़ाद हिंदुस्तानी थी, जिसके ऊपर कोई जुर्म नहीं, जिसके ऊपर कोई कलंक नहीं कानूनी तौर पर, क्योंकि सरकार ने सारे केस वापस ले लिए। तो अब वो आज़ाद थी, बाहर आती हैं। उसके बाद अचानक फिर एक उम्मेद सिंह हैं जिनके साथ वो शादी करती हैं, और उन उम्मेद सिंह से मैं बहुत बार मिला हूँ। तो उनके साथ शादी करके वो
अपना हंसी खुशी ज़िंदगी गुजार रही थी कि तभी एक और उनकी ज़िंदगी में नया मोड़ आता है। एक गांव से निकलकर चंबल, चंबल से निकलकर इतने सारे खून खराबा, अब दिल्ली का एक रास्ता खुलता है। 1994 में मुलायम सिंह सारे केस वापस लेने के बाद 1995 में फूलन देवी की उस वक्त जो मकबूलियत थी, जो फेमस थी जिस तरीके से, क्योंकि 94 में ही फूलन देवी के ऊपर शेखर कपूर ने एक फिल्म भी बना दी थी, बैंडित क्वीन, और वो फिल्म बहुत सुपर हिट हुई थी। और इस फिल्म की भी बात यह है कि इस फिल्म को बनाने वक्त फूलन देवी की ज़िंदगी की ही ऊपर फिल्म बनी थी, फूलन देवी से पूछा तक नहीं गया था। तो उसको लेके बाद में कंट्रोवर्सी भी हुई थी, बट पूछा भी नहीं गया था। खैर, तो फूलन देवी बहुत उस वक्त फेमस, लोग फूलन देवी का नाम सुन के मिलने को बेताब रहते थे। तो इस उनकी मशहूरियत, उनकी मकबूलियत का फ़ायदा मुलायम सिंह यादव ने उठाया। 94 में केस वापस लिया, 94 में ही वो पैरोल पे बाहर आई। इसके बाद वो शादी करती हैं और 1995 में मुलायम सिंह यादव उन्हें समाजवादी पार्टी का टिकट दे देते हैं मिर्ज़ापुर से लोकसभा चुनाव के लिए, और फूलन देवी खड़ी होती हैं मिर्ज़ापुर से और सीधे जीत जाती हैं। और अब वो सीधे चंबल के बाद अब लोकसभा में पहुंच जाती हैं और एमपी बन जाती हैं। अब 1995 में नहीं, 1995 में जब उमेश सिंह से वो शादी करती हैं, तब दोनों पति पत्नी बुद्धिज़्म ज्वाइन कर लेते हैं और बाकायदा एक मंदिर में जाकर। इसके बाद 1996 में मिर्ज़ापुर से लोकसभा का टिकट मिलता है समाजवादी पार्टी से, और वो चुनाव लड़ती हैं और जीत जाती हैं और सीधे लोकसभा पहुंच जाती हैं। 96 से 98 तक ये लोकसभा की मेंबर रहीं, फिर अचानक बीच में चुनाव दोबारा हुआ। 98 में जब ये दोबारा चुनाव लड़ती हैं तो हार जाती हैं, लेकिन 98 के बाद फिर 99 में चुनाव होता है और ये फिर मिर्ज़ापुर से जीत जाती हैं। तो 3 चुनाव लड़ा, 2 बार ये लोकसभा के लिए चुनी गई, और 1999 में जब ये दोबारा जीती, उसके बाद ये पहले टर्म में 2 साल एमपी रहीं, दूसरे टर्म में ये 2 साल एमपी थी, और उसके बाद 2001 में एमपी रहते हुए एक छोटे से गांव की एक बहुत ही बेहद गरीब पिछड़ी घर की लड़की, बचपन से तमाम चीज़ें झेली, फिर चंबल पहुंची, फिर चंबल के बाद 11 साल जेल में रही, फिर जेल के बाद वो फिर शादी करती है, उसके बाद अचानक फिर उसको लोकसभा का टिकट मिलता है, फिर वो संसद पहुंचती है, और संसद रहते हुए तीसरी टर्म में 1999 के ठीक 2 साल के बाद एक अजीब हालात में फूलन देवी आखिर में उसी गोली का शिकार बनती है जिस गोली के साथ लगभग फूलन देवी के बारे में जो कहता है 10-15 साल गुजारा, चंबल के बीहड़ में राइफल जिसका साथी, उसी गोली का शिकार होती। लेकिन कातिल के तौर पे इसमें भी यह था कि जो कातिल है, पुलिस को मालूम नहीं कि कातिल कौन है। कातिल खुद फूलन देवी के कत्ल के 2 दिन बाद आकर कहता है मैंने कत्ल किया। इसके बाद पुलिस उसे पकड़ती है, वो तिहाड़ जेल जाता है। तिहाड़ जेल जाने से पहले वो फिर कहता है कि मैं जेल जा रहा हूं, लेकिन मैं जिस दिन चाहूंगा मैं जेल से बाहर आ जाऊंगा, और वही होता है। वो अपनी मर्जी से एक दिन जेल से बाहर चला जाता है। पुलिस यहां ढूंढ रही है, वो पहुंचा हुआ अफगानिस्तान। उसके बाद वो फिर वीडियो क्लिपिंग भेजता है सबको और कहता है मैंने ये किया, और अब मैं जब चाहूंगा दोबारा तभी वापस जेल जाऊंगा, और अपनी मर्जी से जाऊंगा जब मेरा मन भर जाएगा। तीसरी बार फिर वही होता है, वो तभी जाता है जेल जब उसका मन करता है। इस वक्त भी वो तिहाड़ जेल में है। तो यहां तक की पूरी पॉलिटिकल और सारी कहानी तो आपको बता दी। अब फूलन देवी की 2001 में जो मौत होती है, उस मौत के पीछे की वजह क्या थी, ये कातिल कौन है जो एलानिया कत्ल करने के बाद खुद ही पुलिस, जब वो चाहता तो कहीं भी छुप सकता था, बच सकता था, पुलिस को भनक भी नहीं थी कि कातिल कौन है, लेकिन वो खुद आता है कैमरे पे मीडिया के सामने और कहता हाँ मैंने फूलन को मारा है। एलानिया कहता है, वजह बताता है, फिर एलानिया भागता है, और उसके भागने भी तिहाड़ से कहानी बहुत इंटरेस्टिंग है। तो आज फूलन की कहानी में इतना ही।